तो अच्छा, इसका मतलब है कल हमने आपको आर्टिकल 21 में सारी बात बता दी थी। अब आर्टिकल 21 में एक बात और देखनी है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि जब भी हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि अब देखो कि संसदीय विधि के द्वारा व्यक्ति के जीवन को छीना जा सकता है, यानी वी कैन लिमिट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी थ्रू पार्लियामेंट्री एक्ट। तो संसदीय विधि के द्वारा का मतलब है कि मान लो कोई विधि हमने बना दिया, तो आप देखोगे कैसे जीवन छीना जा सकता है, जीवन का अधिकार कैसे छीना जा सकता है। उसमें तो आप देखोगे हमारे पहले तमाम लॉ है। जैसे अगर जीवन के अधिकार को सीमित किया जा सकता है तो घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST एक्ट। तो बड़े सारे हमारे यहाँ कानूनी प्रावधान है जो तमाम पनिशमेंट की बात करते हैं। जहाँ भी किसी विधि के द्वारा किसी को पनिश किया जाए, किसी को आने जाने से रोका जाए, तो दैट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर संसद विधि के द्वारा निर्माण करे तो संसद क्या विधि बना देगी? तो संसद तो हमारे यहाँ हर विधि बनाती है। और जो देश आज़ाद हुआ तो 1950 में हमारी संसद ने निवारक नजरबंदी विधि का निर्माण किया। लॉ दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो संसद ने क्या कर दिया, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बना दिया, जिसकी बात आर्टिकल 22 में भी की गई है। और आप देखते हो हमारे यहाँ अभी संसद कोई भी कानून बना सकती है। अब जैसे कि हमारे यहाँ तो तमाम ऐसे कानून हैं कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सीमित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एयरक्राफ्ट में जा रहा है और एयरक्राफ्ट में क्या किया, अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया था। एक हस्बैंड वाइफ थे, और ये बात इसलिए भी जरूरी है बच्चों को भी सीखना कि अगर मजाक बड़ा भारी पड़ जाता है। मजाक कैसे भारी पड़ता है कि वैसे हस्बैंड वाइफ जा रहे थे तो हस्बैंड ने मजाक में कह दिया कि मेरी वाइफ के बैग में बम है। अब ये जो एयरक्राफ्ट का कानून है उसके खिलाफ से दंडनीय अपराध है, दैट कैन बी पनिशेबल फॉर 2 years। तो आप देखो कोई अनटचेबिलिटी कर दिया, हमारे अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो हमारे तमाम ऐसे कानून है कि छुआछूत निवारक अधिनियम या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल सिविल प्रोटेक्शन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो अगर आपको याद होगा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में यहाँ भी 2 साल की सजा मिल सकती है। निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को सीमित करने का अधिकार संसद को है, विधायिका को है। ये काम पुलिस नहीं कर सकती। कार्यपालिका व्यक्ति के जीवन के अधिकार को, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका मीन्स पुलिस, तो पुलिस व्यक्ति के जीवन के अधिकार को सीमित नहीं कर सकती बिना किसी लॉ के। बिना किसी लॉ के पुलिस किसी व्यक्ति के जीवन को अधिकार को छोड़ नहीं सकती। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव और पुलिस, नॉट अगेंस्ट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उसको सीमित कर देगी, क्योंकि बात याद रखने की है। अब सवाल है जब पार्लियामेंट लॉ बना के लिख देगी तो ये बात यहीं से इतनी बात लिखी जा सकती थी कि विधि बनाकर जीवन के अधिकार को छीन लिया जाएगा या विधि के द्वारा जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इतना लंबा चौड़ा बात हमने क्यों लिखा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ? हम एक ही बात लिख देते, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बात दोस्तों इसलिए लिखी गई कि आप याद रखो, जब भी कोई सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, बात आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी और पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट जब कोई लॉ बना देता है तो उस लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पुलिस के पास होती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर उस लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, आप याद रखो लॉ को अगर पुलिस यूज कर रहा है
तो वो तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज भी कर सकता है कि भाई हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। अगर लॉ को निर्माण की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो पुलिस के द्वारा तो उस प्रावधान को मिसयूज किया जा सकता है। अगर देखो, लॉ बनाती है पार्लियामेंट, दंड देता है, पनिशमेंट देता है जुडिशरी, लेकिन लॉ पार्लियामेंट बनाती है, जुडिशरी दंड देती है, लेकिन लॉ का वायलेशन किया किसने, लॉ का उल्लंघन किसने किया, उस व्यक्ति को न्यायालय तक कौन ले जाएगा, पुलिस ले जाएगी। अब जरा सोच के देखो, अगर पुलिस के अधिकार को सीमित न किया जाए किसी भी लॉ में, भाई हमने कह दिया कि कोई व्यक्ति छुआछूत करेगा तो दंडनीय अपराध हो जाएगा, कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा को हमला पहुंचाएगा तो निवारक नजरबंदी बंद हो जाएगा, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करेगा तो वो उसको दंड मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे प्रोसीजर के बीच में पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसीलिए इसीलिए दोस्तों ये बात याद रखो, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया, वेद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर की बात खास तौर पर लिख दी गई। क्योंकि अब मान लो कि किसी ने विधि का उल्लंघन किया, ठीक बात है, उसने उल्लंघन कर दिया और हिरासत मिलेगी पुलिस, लेकिन पुलिस को कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और वो प्रोसीजर वो फॉलो करना पड़ेगा जो लॉ में लिखा गया है। पुलिस अपने से प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी। इसलिए मेरे बच्चों, हर लॉ में पहला ये लिखा जाता है, जब कोई विधि बनती है, इसका मतलब है, जब हम ये बता प्रोसीजर स्टेब्लिश लॉ का मतलब बता रहे हैं कि जब कोई लॉ बनता है तो पार्लियामेंट ने बना दिया, तो लॉ में केवल ये नहीं बताया, लॉ के दो पार्ट होते हैं। जब कोई विधि बनती है, व्हेनेवर वी आर इनेक्टिंग अ लॉ, जब भी हम कोई विधि बनाते हैं तो पहला तो ये बताते हैं कि विधि का पर्पज क्या है। विधि का पर्पज क्या है, किसी को पनिश करना, अपराध रोकना, दंड देना। तो मान लो हमने कहा कि विधि के द्वारा किसी को पनिश किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा, तो पनिशमेंट होगा 5 साल का, 5 ईयर्स का होगा, 7 ईयर्स का होगा। अब देखो, जैसे कि लॉ है, लेकिन ये दंड देने की प्रक्रिया कैसी होगी, स्वाभाविक रूप में पुलिस के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा किस प्रक्रिया। तो लॉ में दूसरी बात क्या लिखी होती है, प्रोसीजर। लॉ में, हर लॉ में आप याद रखना, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी। जैसे प्रोसीजर का मतलब है कि मान लो किसी ने, अब प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर क्या है, कोई लॉ कॉग्निजेबल, यानी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मामला है, किसी व्यक्ति ने विधि का उल्लंघन किया, इफ somebody violated the law, अब लॉ कैसा है, उसमें प्रोसीजर क्या है कि क्या पुलिस उसको हिरासत में ले सकती है या नहीं ले सकती है, क्या ऑन द स्पॉट हिरासत में ले सकती है या उसके लिए वारंट चाहिए, बिना कोर्ट के वारंट के उसको हिरासत में नहीं लिया जाएगा। दैट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है कि अपराध, जो अपराध है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है और गैर संज्ञेय है। जैसे हत्या, बलात्कार, ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पुलिस तुरंत व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी। दैट इज द पावर ऑफ पुलिस। ये पुलिस को लॉ में प्रोसीजर है। दंड देने का अधिकार तो जुडिशरी को है। फाइनली जुडिशरी विल डिसाइड दैट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, की दंड की मात्रा कितनी होगी। लेकिन ये पुलिस क्या करेगी, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना, अरेस्ट करना, ये पुलिस का अधिकार है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। अब उसको अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो क्या उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रोसीजर का पार्ट है। क्या अरेस्ट करना, क्या व्यक्ति को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये प्रोसीजर का पार्ट है, ये प्रक्रिया का पार्ट है। और जमानत मिलेगी तो अब उस व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ेगी तो क्या उसे पुलिस हिरासत में रखा जाए या उसे जुडिशियल हिरासत में रखा जाए। यानी पुलिस हिरासत का मतलब है कि पुलिस स्टेशन में रखा जाए। तो ये सब प्रोसीजर का पार्ट है। इसलिए आप याद रखो, इससे अगर जो व्यक्ति लॉ जानता है, कभी भी पुलिस वाला कोई आपके सामने आ जाए और आप कह दे कि आपने अमुक अपराधी किया, चलो हमारी बैन में बैठो। इसलिए कभी आप ध्यान से देखा होगा, पुलिस कभी वकील को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि अरेस्ट ने, पुलिस ने, वकील ने कहीं मर्डर कर दिया है तो अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन नॉर्मली होता है, क्योंकि एडवोकेट को सारे प्रोसीजर पता है लॉ के। अगर पुलिस आपके सामने आए और कह दे भाई हमें अरेस्ट करना है, तो आप ये पूछ तो लो कि क्या अपराधी क्या है पहला, उस
पनिश उसमें प्रोसीजर क्या लिखा गया है, और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पार्लियामेंट ने हर लॉ के पीछे प्रोसीजर जरूर बता दिया है। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट, हर लॉ के पीछे प्रोसीजर बिल्कुल बना दिया है, जैसे पुलिस चाह के मिस यूज नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों हमें क्या लगता है, हमारे रूल ऑफ लॉ याद रखो, रूल ऑफ पुलिस नहीं है, बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, हमारे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पुलिस नहीं है। हमें क्या लगता है कि हमारे कोई परिचित पुलिस में है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, नहीं बच्चों, नहीं कर सकते। हमको लगता है कि हमारे पास सब इंस्पेक्टर है, दरोगा जी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे बच्चों, दरोगा जी हैं, लॉ के नीचे हैं, लॉ के ऊपर नहीं है। और हमारे यहाँ अब तो हम दबंग कई बार मूवी देख लेते हैं तो हमें लगता है भाई दरोगा जी बहुत बड़े आदमी बन गए, लॉ कुछ और बात करता है। इसलिए हमेशा में ध्यान रखने की बात है कि पुलिस को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर किसने डिसाइड कर दिया, पार्लियामेंट ने। अब सवाल है, अब न्यायपालिका के सामने मामला जाएगा, पार्लियामेंट ने पनिश लॉ बना दिया, उसने प्रोसीजर बना दिया, और ये प्रोसीजर किसके लिए अप्लाई होता है, हमेशा कार्यपालिका के लिए, हमेशा एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोसीजर अप्लाई होता है। अगर ये प्रोसीजर न हो तो पुलिस के द्वारा अपनी शक्ति का मिसयूज किया जा सकता है। अगर लॉ में प्रोसीजर लिखा ही नहीं है फिर तो पुलिस जिसको चाहे उसको हिरासत में ले लेगी। और यही है, इसीलिए हमारे क्या लिखा गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी वो प्रक्रिया जो विधि के द्वारा बना दी गई है, स्थापित कर दी गई विधि के द्वारा बना दी गई है। और मामला ये आया, और इसीलिए आप देखोगे इसी में गोपालन केस था, और इसी मानेका गांधी केस की बात आई। तो गोपालन केस का रिलेशन आर्टिकल अगर 21 से था, तो गोपालन केस में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात तो आई जाती है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात तो इसलिए आती है कि पुलिस को इस प्रोसीजर को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पुलिस ने इस प्रोसीजर का वायलेशन किया तो स्वाभाविक रूप में कोर्ट उसको फटकार के भगा देगी, कोर्ट पुलिस को डांटेगी। आप देखोगे इसीलिए सामान्यतः पुलिस किसी भी व्यक्ति को हिरासत मिलने से डरती है, जब तक एविडेंस ना हो, जब तक प्रोसीजर फॉलो न किया जाए। और हमें क्या लगता है, जो आदमी लॉ नहीं जानता उसको लगता है अरे भैया हमारे परिचित पुलिस हैं, ये तो किसी को हिरासत में ले ही नहीं रहे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब जरा दोस्तों देखो दूसरी बात, अब जब गोपालन केस था तो एक ही गोपालन केस में यही बात तो आई थी, एक ही गोपालन केस को सरकार ने निवारक नजरबंदी में बंद बना लिया था। एक ही गोपालन केस को इस मामले में पुलिस ने बंदी बनाया था। और जब एक ही गोपालन को अरेस्ट किया गया, एक ही गोपालन कोर्ट ऑफ लॉ में लाया गया, तो न्यायपालिका क्या देखेगी, एक ही गोपालन केस में जुडिशरी ने ये कहा था कि गोपालन साहब ये बताओ, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो क्या उसके पीछे कोई लॉ है, तो वकील ने कहा हाँ लॉ तो है। अगर लॉ है तो स्वाभाविक रूप में फिर वो जायज है। फिर कोर्ट ने पूछा कि सर ये बताओ, आपके मुवक्किल को अरेस्ट करते समय प्रोसीजर को पुलिस ने फॉलो किया है, उन्होंने कहा हाँ प्रोसीजर को ही फॉलो किया गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर तो आप पीछे रहो जेल के। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कार्यपालिका के खिलाफ मिलेगी, पुलिस के खिलाफ मिलेगी, पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं। लेकिन अब एक ही गोपालन के वकील ने बात कह दी, एक ही गोपालन के एडवोकेट ने कहा कि सर ऐसा कर दो, आप ऐसा कह दो कि ये जो लॉ है और लॉ का प्रोसीजर है वो खराब है, बेकार है। न्यायपालिका ने कहा ना भाई ये हमारे दायरे का मामला नहीं है। यानी हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कब बचाएंगे, हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कब बचाएंगे, जब पुलिस ने बिना किसी लॉ और बिना किसी प्रोसीजर को किसी को अरेस्ट किया हो, लेकिन इस प्रोसीजर फॉलो किया गया है, लॉ है, तो हम हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट कर दी। बड़ा फेमस केस आया था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर, वर्सेस शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में भी एक ये मामला था इमरजेंसी के टाइम का, 1976 का। और आप जानते हो इमरजेंसी में संसद ने कानून बना रखा था जिसका नाम था, ये भी निवारक नजरबंदी था जिसका नाम था मीसा, 1976 में। और उसी समय लालू प्रसाद यादव की बेटी पैदा हुई थी जिनका नाम आज भी है मीसा भारती। मीसा को लोग उसमें मजाक में कहा करते थे, कानून है, कानून का मन है,
71 में बना था, इसका मिसयूज बड़ा हुआ 75 के बाद, आपातकाल लगाने के बाद। मीसा का फुल फॉर्म है, लोग मजाक में कहते थे मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा संजय एक्ट, पूरा नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, यानी आंतरिक सुरक्षा का अधिनियम, और ये निवारक नजरबंदी कानून था। निवारक नजरबंदी का मतलब आगे आपको बता देंगे आर्टिकल 22 में। तो जब इसमें बंदी बनाया गया था तो अब स्वाभाविक रूप में है कि आपातकाल के समय बड़े सारे लोगों को बंदी बना लिया गया। उसी में एक शिवकांत शुक्ला भी थे। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसको लोकप्रिय तौर पर कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का वाद, हैबियस कॉर्पस केस। इसको हैबियस कॉर्पस केस कहा जाता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण का वाद कहा जाता है। ये बहुत लोग, बहुत नोटोरियस था उस समय, बड़ा हाईलाइटेड था, इसलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम हर केस को इंपॉर्टेंट नहीं देते, जो केस का बड़ा लैंडमार्क रहा हो, जिसका पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रहा हो, तभी तो हम इस बात को रिफर करेंगे। तो जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर वही मामला है। उन्होंने कहा भाई सरकार ने हमें मनमानी बंदी बना लिया है, अब बताओ क्या करें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही सवाल पूछा कि क्या कोई लॉ है। तो शिवकांत शुक्ला ने कहा भाई मीसा तो है, सरकार ने पार्लियामेंट लॉ तो बना दिया है। तो उन्होंने पूछा अच्छा लॉ बना दिया है तो उस प्रोसीजर से आपने उसको अरेस्ट किया है, उस प्रोसीजर से आपने अरेस्ट किया है। तो फिर उनका हाँ हाँ भाई प्रोसीजर से ही अरेस्ट किया है। इसलिए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिस्टर शिवकांत शुक्ला, हम आपकी आज़ादी नहीं बचा सकते, हम आपको अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कानून और प्रक्रिया के अंतर्गत बंदी बनाया गया है। अब इसको कई लोगों ने कहा था कि इसमें 3 जजेस की बेंच थी, एक जज ने इसके खिलाफ डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी बात होगी, भारत में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। अब तो ये हाल है कि जुडिशरी भी फंडामेंटल राइट नहीं बचा पा रही है। तो जुडिशरी ने कहा अरे भाई हमारे यहाँ लिखा गया है टर्म प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अब पार्लियामेंट ने कोई प्रोसीजर बना दिया तो हम उसमें क्या करें। अभी काम पार्लियामेंट का है, लॉ बनाना, उसका प्रोसीजर तय करना, लॉ का प्रोसीजर तय करना, प्रोसीजर किस बात का, किसको पनिश कैसे किया जाए। तो ये किसी ने पूछा प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी, यही तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए कहा भी जाता है कि 1976 तक उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की थी, इसलिए मानेका गांधी केस को लैंडमार्क माना जाता है। मानेका गांधी केस को लैंडमार्क मानने का बड़ा कारण ये है कि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलती थी कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में महत्व रहेगा ही विधायिका का, संसद का महत्व ज्यादा रहेगा। और न्यायपालिका ने मान लिया कि हमारे फंडामेंटल राइट एग्जीक्यूटिव पुलिस के खिलाफ है, हमारे फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है। क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये अपने आप में एब्सोल्यूट राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब किसी बच्चे ने पूछा है पुलिस रिश्वत लेते हैं तो कैसे रोका जा सकता है। अब बच्चे अब ये देखो, कानूनन भ्रष्टाचार तो एंटी करप्शन एक्ट में प्रतिबंधित है, लेकिन सवाल यह है देने वालों का भी दोष इतना है। अरे कोई दे रहा है तो फिर कोई ले रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार ऐसा हो जाता है। अब जरा देखो अब इसी बात को कैसे चेंज किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप कहोगे सर पार्लियामेंट को अधिकार बनाने, पार्लियामेंट प्रोसीजर बना देगी, पार्लियामेंट लॉ बना देगी, तो अगर पार्लियामेंट प्रोसीजर बना देगी इसका मतलब पार्लियामेंट प्रोसीजर कुछ भी बना सकती है। तो मान लो कि कल के लिए पार्लियामेंट ने कोई प्रोसीजर बना दिया कि जिन व्यक्तियों के बाल बड़े बड़े होंगे उन्हें देखते ही हिरासत में ले लिया जाएगा, पार्लियामेंट का ऐसा कानून आ जाए। आप तो कहोगे सर नहीं ऐसे कैसे मान लेंगे, पार्लियामेंट को प्रोसीजर बनाने का अधिकार है, मनमानी थोड़े। यदि पार्लियामेंट ने प्रोसीजर बनाया तो प्रोसीजर गलत भी तो हो सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो शिवकांत शुक्ला केस तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा काम ये नहीं देखना है सही है गलत है, ये पार्लियामेंट का प्रिविलेज है, ये काम पार्लियामेंट का है। हम तो ये देखेंगे कि व्यक्ति को पनिश किया गया है, प्रोसीजर फॉलो किया गया नहीं किया गया, प्रोसीजर सही है गलत है उसमें हम क्या करें। अब देखोगे उसके बाद फिर मानेका गांधी केस में देखो यही फिर शब्द की बात आई। तो कल भी हमने देखा था आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। लेकिन
अब फिर जरा देखो इसको चेंज कैसे किया गया, चेंज कैसे किया गया, मानेका गांधी केस। इसके बाद हम फिर अब आ जाएं, अगर हम प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ की बात करना चाहते हैं तो फिर हम आ जाएं मानेका गांधी वाद। और बच्चों मामला ये था, मानेका गांधी केस में इशू ये था, मामला ये था, मानेका गांधी के केस का मामला ये था, इशू ये था कि देखो मानेका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, मामला ये था। और मानेका गांधी को मामला क्या था, एक था, एक गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ने बना रखा था पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट एक्ट 1967। अब ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 ये बना रखा था, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अब पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया तो स्वाभाविक रूप से इसमें लिख दिया भाई इंडियन सिटीजन का पासपोर्ट बनेगा। कोई कानून में पहले ये लिखा है किसका पासपोर्ट बनेगा, किसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, और प्रोसीजर बता दिया, प्रक्रिया कैसे पासपोर्ट बनेगा और कैसे पासपोर्ट जब्त होगा। यानी सरकार पासपोर्ट छीन भी सकती है अगर कोई व्यक्ति अवैध गतिविधि में शामिल हो, आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, उसके पासपोर्ट को हम फोर्टिफाइड भी कर सकते हैं, सरेंडर भी करवा सकते हैं। ऐसा थोड़ा एक पासपोर्ट हमें दे दिया तो वो कभी छीना नहीं जा सकता। तो पार्लियामेंट ने क्या किया था, इसी पासपोर्ट एक्ट में ये भी लिख दिया गया था, इसी पासपोर्ट एक्ट में पार्लियामेंट ने ये भी लिख दिया था कि कभी भी पासपोर्ट सरकार कभी भी किसी से वापस ले सकती है, किसी से छीन सकती है, लेकिन उसके लिए कोई हमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लॉ के प्रोसीजर में लिखा हुआ था, यानी संसद ने प्रक्रिया तय कर दी, संसद ने प्रोसीजर तय कर दिया कि भाई जब हम चाहेंगे तो किसी व्यक्ति के पासपोर्ट को हम छीन सकते हैं। ये इस एक्ट के प्रोसीजर में लिखा गया था। अगर सोच के देखो, अगर इस एक्ट के प्रोसीजर में लिखा गया था ये बात कि हम किसी के पासपोर्ट को छीन सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, और पासपोर्ट क्यों छीना जाएगा? इसका मतलब किसी को हम विदेश जाने से रोकना चाहते हैं, पासपोर्ट छीन लिया। अब विदेश जाने से रोकना चाहते हैं तो आर्टिकल 21 की बात आ गई, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आ गई। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आने जाने का अधिकार भी तो हमें होना चाहिए, हमें आने जाने का अधिकार भी तो होना चाहिए। अच्छा, कई कई बच्चे ने पूछा है कि सर पार्लियामेंट में तो जो लोग होते हैं उनको लॉ का ज्ञान नहीं होता। अरे बच्चों देखो, पार्लियामेंट में जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको असिस्ट करने वाले आप जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए भी चिंता मत करो। और दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, देखो पढ़ाई लिखाई केवल किताबों से नहीं होती। अरे जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पता नहीं कितना उसने, अरे मेरे बच्चों याद रखो, जितना ज्ञान पिता के जूता खाने से होता है उतना उतना दिमाग, अरे दिमाग धक्के खाने से आता है, बादाम खाने से नहीं आता। कमाल की बात। अरे बच्चे, इसीलिए हम आपको याद दिला दें, ऐसा नहीं है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना पढ़े लिखे हैं, तो उनकी बड़ी दुनिया की बड़ी समझदारी है उनकी। हाँ, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार ऐसे होते हैं, कई बार ऐसा होते हैं थोड़े से जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन समझदार बहुत होते हैं। अपने दोस्तों, अपने घर गांव के दादाजी को देखो, वो पढ़े लिखे कम है, समझदार बहुत ज़्यादा है, और हम लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है, समझदारी कम है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसा नहीं है। दोस्तों ये हमारा गलत असेसमेंट है, और यही पढ़े लिखे लोगों की बड़ी समस्या है। एक तो डिग्री क्या ले ली, बीए की, मास्टर्स की, बीएससी की, तो किसी ने पूछा सर पासपोर्ट कौन छीनता है? अरे भाई सरकारी छीनेगी, बाकी मोहल्ले वाले थोड़ी छीनेंगे। पासपोर्ट पुलिस छीनेगी, सरकार छीनेगी, सरकार बनाती है, सरकार छीन लेगी। लेकिन सरकार छीनी कैसे? अब मान लो, देखो सही बात यह है कि मान लो कि देखो सरकार ने तो विधि ने प्रक्रिया बना दी, अब प्रोसीजर बना दिया, पासपोर्ट फोर्टिफाई कर लेंगे। अब आप पूछोगे सर ये बताओ, अरे कारण तो बताएंगे, तो हम कहेंगे नहीं कारण बताएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर में लिखा नहीं गया है। जैसे मान लो आप यूट्यूब पे अपनी क्लास देख रहे हो खान सर के यहाँ से, और खान सर के यहाँ से अचानक क्लास बंद कर दी जाए, आप पूछो क्यों बंद कर दी गई? उनका बंद कर दिया। आपको सर ये कोई बात नहीं, अरे बताओ कारण तो बताओ, क्यों बंद कर दिया, मेरी गलती क्या है? आपने कहा नहीं कुछ कारण नहीं बताएंगे तो मेरा काम है
वैसे पुलिस ने मानेका गांधी केस के साथ कर दिया। और दोस्तों उसके पीछे पॉलिटिक्स भी आपको बता दें, इसके पीछे मसला ये था, देखो इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय मानेका गांधी के जो पति थे संजय गांधी, संजय गांधी की बड़ी भूमिका थी, बड़े विवाद में थे। और संजय गांधी के ऊपर आरोप था कि उन्होंने बड़े सारे अधिकारों का दुरुपयोग किया, न कोई मंत्री थे न किसी पद पे थे, अधिकारों का दुरुपयोग कर दिया। इसलिए जैसे 77 में जनता पार्टी सरकार आई, बात ध्यान रखने की है, जैसे 77 में कांग्रेस सरकार नहीं रही, कांग्रेस सरकार पहली बार 77 में हार गई। तो अब जब कांग्रेस सरकार हार गई तो अब जनता पार्टी सरकार आई, जनता पार्टी ने निशाने पर किसको लिया? संजय गांधी को। अब संजय गांधी को छूने के बजाय मानेका गांधी को उन्होंने परेशान करना शुरू किया। इसलिए मेरे बच्चों, आजकल जो लोग कहते हैं कि ईडी का सीबीआई का मिसयूज होता है, अरे मेरे बच्चों, जो पावर में आता है वही मिसयूज करता है। ये पावर का नशा ही ऐसा होता है। अरे दुनिया में कई चीज का नशा होता है, बच्चों को, किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को पावर का नशा है। नशा केवल शराब में ही नहीं होती, अभी डिपेंड करता है। तो इसलिए आज लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में। अरे जो पावर में रहा वही तो हमें सब ऐसा किया है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, कोई नई बात नहीं। तो अब देखोगे प्रोसीजर बना दिया, छीन लिया। अब इसी बात को लेकर मानेका गांधी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और हकीकत की बात तो ये थी कि उस समय तो मानेका गांधी के लिए कोई वकील भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी तरीके से वो उच्चतम न्यायालय में गई और उच्चतम न्यायालय में फिर वही मामला आया, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। और उच्चतम न्यायालय में ये तर्क दिया गया कि सरकार ने कहा, कि संसद ने कहा कि हमने प्रोसीजर ठीक बना रखा है, लेकिन न्यायपालिका ने यू टर्न ले लिया। सारे आर्गुमेंट वही थे जो गोपालन केस के थे, लेकिन मानेका गांधी केस में न्यायपालिका का डिसीजन अचानक अलग हो गया। और इसलिए आप कहोगे सर ये बताओ आर्टिकल 21 वही है, ये कौन सी बात है उच्चतम न्यायालय हर बार उसकी इंटरप्रिटेशन अलग कर देती है? दोस्तों ये व्यक्ति के जीवन के साथ भी होता है, व्यक्ति के जीवन को हमेशा एक जैसा नहीं देखते। अरे व्यक्ति के जीवन भी तो बदल रहे हैं, आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, और आपका जो आज का नजरिया है वो 20 साल बाद नहीं रहेगा, वो 20 साल बाद नहीं रहेगा। तो जीवन हमेशा परिवर्तित होने वाला है बच्चों। इसलिए अभी आप बेरोजगार हो, और बेरोजगार के मान लो आप सेवा में नहीं हो, तो आप पुलिस वालों को देखकर कहोगे ये देखो जाति कर रहा है, गरीब आदमी को मार रहा है। और जैसे पुलिस के साथ हो जाओगे कहे देखो ये शरारती चोर उचक्का कहीं का, ये लोग व्यवस्था भंग कर रहा है। वही आपको, परिस्थितियां बदल गई। इसीलिए दोस्तों परिस्थितियों की बात होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो 78 के बाद परिस्थितियां बदल रही थी, इसलिए मानेका गांधी केस में फिर मामला क्या आया? तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने जो पहली बार कही, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब अबाउट द प्रोसीजर, संसद विधि की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, संसद विधि की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एनी लॉ। तो प्रोसीजर तो तय करेगी, लेकिन ये प्रोसीजर मनमानी नहीं होना चाहिए। ये प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? बट दिस प्रोसीजर मस्ट बी, मनमानी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, उचित होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए और सही होना चाहिए, यानी मनमानी नहीं होना चाहिए। ये स्वेच्छाचारी कह लो, मनमानी कह लो, स्वेच्छाचारी, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट शुड बी जस्ट एंड फेयर। पहली बारी बात कह दी, इन जरा सोच के देखो, लॉ और प्रोसीजर ये तो बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, लेकिन पहली बार जुडिशरी ने मानेका गांधी केस में कहा कि यस, प्रोसीजर कैन बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, बट प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए,
ये प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा उचित होना चाहिए। ये प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है किसी को कहा गया विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी उच्चतम न्यायालय ने किस बात को बता दिया, विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब जरा सोच के देख लो, आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहाँ चेंज कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बहुत बड़ा चेंज था। और ये इसलिए देखो बच्चों, फिर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में जाओ, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की बात करो, अमेरिका के संविधान की बात करो, अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात चलती है। अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द को लिखने से परहेज किया। लेकिन जिसको संविधान निर्माता नहीं लिखना चाहते थे उसको हमारे जुडिशरी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कहोगे सर ये बताओ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले क्यों नहीं लिखना चाहते थे, क्योंकि बच्चों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी की पावर बढ़ेगी। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है, अब जुडिशरी हमेशा ये कह सकती है कि किसी भी लॉ का प्रोसीजर जो पार्लियामेंट ने तय किया है वो ठीक नहीं है। तो बच्चों, एक बात याद रखना है, बहुत जरूरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी प्रक्रिया का, किसी लॉ का इलीगल होना अलग बात है, शब्द को ध्यान से सुनने की जरूरत है। किसी भी लॉ और प्रोसीजर का इलीगल होना, अवैधानिक होना, ये अलग बात है। अच्छा, कोई लॉ या प्रोसीजर अवैधानिक कब होगा, जो मूल अधिकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, अवैधानिक होगा। लेकिन किसी लॉ या प्रोसीजर का अनुचित होना, उचित होना, ये अपने आप डिस्प्यूटेड है। अब मेरे दोस्तों, मान लो कि कोई आदमी, एक्स आदमी है, किसी फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री के नियम बना दिए गए, भाई आपको 10 बजे आना है, सारे प्रोसीजर का मतलब है प्रक्रिया तय कर दे, आपको इतने टाइम पे आना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अब जब उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं आप, लेकिन अचानक कोई आपके पास आकर कहे कि सुनिए आपका व्यवहार उचित नहीं है, कमाल की बात है यार। तो मेरे बच्चों, आप याद रखो, ये जस्ट अनजस्ट की बात करना, कब प्रोसीजर जस्ट है, कब प्रोसीजर अनजस्ट है, कब आर्बिट्ररी है, कब मनमानी है, ये सब्जेक्टिव है, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा। इसलिए जुडिशरी की पावर बढ़ेगी, जुडिशरी की पावर बढ़ेगी। बहुत बड़ी बात मानेका गांधी, इसलिए मानेका गांधी केस भले 76 में दिया गया, सॉरी 78 में डिसीजन आया, लेकिन आज भी लैंडमार्क है, क्योंकि उसने बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन बदल दिया। कई फिल्में होती हैं, 75 में शोले आई, बड़ी पुरानी है, आज भी लोग देखते हैं। तो क्लासिक्स कभी पुराने थोड़े होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो न्यायपालिका ने मानेका गांधी केस से क्या बना दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब सर फिर आप ये पूछोगे सर ये बताओ कि आखिर में जुडिशरी कब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को यूज करती है, कब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करती है। आंसर ये है, ये खुद जुडिशरी ही बताती है, ये जुडिशरी ही तय करती है कब वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करेगी, कब वो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ यूज करेगी, उसके विवेक की बात है। इसका मतलब है, अब आप फिर कहोगे सर ये बताओ कोई लॉ की प्रक्रिया ठीक है, गलत है, तो यह इसलिए किस आधार पर जुडिशरी ने कहा, क्योंकि जुडिशरी ने पहली बार मानेका गांधी केस में प्राकृतिक न्याय शब्द का, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पहली बार मानेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस शब्द का प्रयोग किया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब बच्चों, नेचुरल जस्टिस है क्या, कहीं लिखा नहीं गया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेचुरल जस्टिस क्या है, कहीं लिखा नहीं गया है। नेचुरल जस्टिस क्या है, कहीं वो कहीं ने लिखा है। तो ये है क्या, हर जस्टिस का इसेंस है, हर जस्टिस का सारांश है, हर जस्टिस का इसेंस है, हर जस्टिस का सारांश है। और हर जस्टिस का इसेंस सारांश कैसे है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपराध से ज्यादा दंड न दिया जाए। नेचुरल जस्टिस क्या है, अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। यानी मेरे बच्चों,
गिलास तोड़ने की सजा मौत नहीं हो सकती। अब किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया, आपने कहा कि नहीं इसका हाथ काट लो, ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो नेचुरल जस्टिस लिखा नहीं गया है, कहीं लॉ में नहीं है, संविधान में नहीं है, लेकिन हर लॉ और संविधान का इसेंस है, स्पिरिट है, स्पिरिट है। हर लॉ का, हर संविधान का स्पिरिट है, क्या है? पनिशमेंट शुड नॉट बी मोर देन ऑफेंस, पहला। और दूसरी बात है, हर व्यक्ति को सुनने बिना, किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए। एवरीबडी मस्ट बी हर्ड, प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए, इसका मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति क्लास में लेट आया और हमने कह दिया भाई बेंच पे खड़े हो जाओ, ये नेचुरल जस्टिस खिलाफ है। हमने उस व्यक्ति से ये नहीं पूछा कि क्लास में लेट क्यों आया, उसका पक्ष तो सुन लेते, हो सकता है बस लेट हो गई हो सकता है किसी कारण से लेट हो गया हो, यानी बिना उससे अब उसका पक्ष सुने एक तरफा निर्णय दे देना, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जैसे पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में कर दिया था, अपने ही आरोप लगा दिया, अपने सजा दे दी, वही कौन सी एक्यूजिशन भी आपके लगा रहे हो, आपके ही न्यायालय है, आपका कानून है, आपकी सजा, तो फिर ये न्याय नहीं होता। इसीलिए अपराध के अनुसार दंड दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिए, और फिर दंड देने वाले व्यक्ति आधिकारिक होनी चाहिए। The person must be having some authority, यानी आधिकारिक होना चाहिए। तो कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसको आप पंचायत या जाति पंचायत किसी को दंड नहीं दे सकती। और सच मालूम टीचर को और पेरेंट्स को दंड देने का अधिकार है ही नहीं है, आधिकारिक दंड देने का अधिकार कौन है? जज। और कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ही आरोप है कि आपने ऐसा किया और व्यक्ति सफाई दे रहा है तो उस बात नहीं मानी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है, अगर नेचुरल जस्टिस ये है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये है, तो बच्चों हर प्रक्रिया का परीक्षण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर होगा। बात ध्यान रखने की है। और जो ये बात पूछी गई है कि बिना, अब पासपोर्ट एक्ट में क्या था? पासपोर्ट एक्ट में ऐसा लिखा गया था कि सरकार जब चाहे किसी व्यक्ति के पासपोर्ट ले सकती है, बिना उसको पूछे, कि बिना उसको कारण बताए, बिना उसका पक्ष सुने। अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट ले रहे हैं तो हम उस पर ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप विदेश राज्य के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर रहे हैं, आपके ऊपर अदालत में कार्यवाही चल रही है, आप विदेश भाग सकते हैं, तो कारण तो बताया जाए। बिना किसी कारण से पासपोर्ट ले लिया, अगर बिना किसी कारण से पासपोर्ट ले लिया, ये क्या है? ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इसलिए दोस्तों तालिबानी सजा, माओवादियों का जो दंड होता है वो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होता है। माओवादी जब चाहे तब किसी को मार देते हैं और आरोप क्या लगाते हैं कि पुलिस का इन्फॉर्मर था। कमाल की बात है यार, उसका पक्ष भी सुन लिया होता। विदाउट लिसनिंग एनी पार्टी, वी आर, नहीं हमने मतलब न्यायाधीश बन गए, बिना किसी को सुनने का मौका नहीं दिया, किसी का पक्ष नहीं सुना, ये बात एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, जो पहली बार मानेगा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही, और अब तो हमेशा कह रही है। इसका परिणाम ये हो गया, अब जीवन का अधिकार, अब जीवन का अधिकार स्वाभाविक तौर पर पुलिस के खिलाफ तो मिलेगा, संसद के भी खिलाफ मिलेगा। अब तो राइट टू लाइफ, अ पर्सनल लिबर्टी मनमानी प्रक्रिया बनाकर छीनी नहीं जा सकती। इसलिए अब देखोगे दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रोसीजर पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रोसीजर पर सवाल उठाया। जैसे अब देखोगे हमारे यहाँ देखोगे बड़े सारे ऐसे मामले हैं, दहेज उत्पीड़न का मामला। अब दहेज उत्पीड़न के मामले में प्रोसीजर पार्लियामेंट ने क्या बना दिया था? प्रोसीजर ऐसा था कि दहेज की शिकायत जब भी होगी सारे परिवार को जेल में रख दिया जाएगा। अब भाई मान लो पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा है तो उसको भी डाउरी में शामिल कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर को लिबरल बना दिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला, कई बार तो ये गलत भी आरोप लगा दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी लिबरल बना दिया। और इसलिए अगर आपको याद, प्रिवेंशन ऑफ हेट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी कि हमारे खिलाफ छुआछूत हुआ,
बिना हमसे पूछे हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग अगले व्यक्ति ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। अगर हमारे ऊपर आरोप है तो मेरी भी सुनवाई तो की जाए, इसलिए प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तो सच मानो, आज तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए तमाम प्रोसीजर पे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। इसीलिए इसलिए बच्चों, मानेका गांधी केस से एक विचार निकला, न्यायिक विधायन का। मानेका गांधी केस से एक विचार निकल गया, जुडिशियल लेजिस्लेशन, यानी 21 का विस्तार तो हुआ ही, यहां से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आ गया, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गया, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सच मानो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ही होता है कि प्राकृतिक न्याय, यानी उचित कब होगा प्राकृतिक न्याय, और ये उचित और अनुचित कौन निर्धारित करेगा? जुडिशरी। आप ये कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पुलिस के खिलाफ ही नहीं मिलती, संसद के भी खिलाफ मिलती है, संसद के भी खिलाफ मिलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं आपसे ऑप्शनल पढ़ना, बच्चों देखो आप इंफॉर्मेशन लेना, सर के ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, जब ऑप्शनल क्लास चलेगी तो ऑप्शनल क्लास आप ज्वाइन कर सकती हो। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं कम से कम उसको अच्छे से देख लो, उसके बाद अभी उसकी चिंता बाद में करो। अब न्यायिक, दिस इज नोन एज अ जुडिशियल लेजिस्लेशन। यह कहला न्यायिक विधायन कहलाता है। अब सब जरा ध्यान से सुनने की बात है बच्चों, कितनी बड़ी बात आ गई, कमाल की बात है यार। जुडिशियल लेजिस्लेशन, इसका मतलब है, अरे कमाल की बात है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो कितनी बार हमने रिपीट कर रखा है कि अरे विधि निर्माण का काम विधायिका का है, न्यायपालिका झगड़ा हल करेगी या विधि का निर्माण करेगी? ये सुनने में बड़ी इसी बात लग रही है। हकीकत की बात है कि न्यायपालिका का निर्माण हमने किया है। क्यों? न्यायपालिका का निर्माण हमने किया है जब विवाद को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ तो कमाल हो गया, न्यायिक विधायन यानी न्यायपालिका विधि का निर्माण कर रही है। कैसे? क्योंकि वो बार बार विधि में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रही है। क्योंकि न्यायपालिका बार बार विधि में उल्लिखित प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी तो हमारे इंडियन मैरिज एक्ट आया था। इंडियन मैरिज एक्ट में, भारतीय विवाह कानून में संशोधन की बात चल रही थी, और न्यायपालिका ने तो यहां तक कह दिया, न्यायपालिका ने तो यहां तक कह दिया, अरे भैया इस इंडियन मैरिज एक्ट में थर्ड जेंडर की बात भी लिख दो, होमोसेक्सुअल की बात भी लिख दो इंडियन मैरिज एक्ट में। लेकिन संसद ने कहा कि न्यायपालिका से कि भाई आप अपनी लक्ष्मण रेखा मत लांघिए, आपका ये अधिकार नहीं है कि आप बताएंगे कि हम इसमें क्या लिखें क्या नहीं लिखें, विधि बनाने का अधिकार हमारा है। और दोस्तों जब हम आएंगे न्यायपालिका में, न्यायिक सक्रियता में, न्यायिक पुनरावलोकन में, तब भी विवाद उठता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के मामले से बड़े सारे विवाद हमें मिल जाते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट का केस अपने आप में इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या जुडिशियल लॉ बना सकती है क्या? अरे मेरे बच्चों, लॉ बना तो नहीं सकती, लेकिन अगर जुडिशरी बार बार करी प्रक्रिया ठीक नहीं है, प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो अभी तक तो ये माना जाता था कि लॉ और प्रक्रिया दोनों पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन मानेका गांधी केस के बाद से चीजें बदल गई। मानेका गांधी केस से चीजें बदल गई। किसी बच्चे ने पूछा भी है कि जब जजमेंट दिया जाएगा उसमें एक न्यायाधीश होगा? ये बच्चों डिपेंड करता है, कई बार एक न्यायाधीश होता है, संवैधानिक मामले होते हैं तो 5 न्यायाधीश या उससे बड़ी बेंच होती है। तो एक ही न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, कई बार 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, उससे बड़ी बेंच हो सकती है। इसका मतलब है इस मामले में मानेका गांधी केस ने अपने आप में न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ा दिया। इसका मतलब है अब हमें जीवन का अधिकार पुलिस के भी खिलाफ है, जीवन का अधिकार पार्लियामेंट के भी खिलाफ है। और पहली बार न्यायपालिका ने कह दिया कि अगर कोई विधि अनुचित है, कोई प्रक्रिया अनुचित है, तो भी इसे हम रद्द कर देंगे। जबकि ये अपने आप में न्यायपालिका की बड़ी कार्यवाही थी। और यही मानेका गांधी केस के बाद से तो आप देखोगे न्यायपालिका लगातार इस समय आगे बढ़ती जा रही है, इससे न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी। इतना ही है बच्चों आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 समाप्त कर रहे हैं। और बाकी तो आप देखोगे
86 अमेंडमेंट से 86वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 21A भी जोड़ दिया गया, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों को दे दिया गया जो 6 से 14 साल के बीच का होगा। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन जो मोहिनी जैन केस में कहा गया था उसे संविधान संशोधन द्वारा शामिल कर दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट का विस्तार हो रहा है। आर्टिकल 21 केवल इतना ही। अब हम बच्चों से पढ़ेंगे आर्टिकल 22 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। अगर आर्टिकल 21 कोई सवाल आपसे पूछना है बच्चों तो फिर पूछ लेना। इसने पूछा सर जी डिप्लोमेट का पासपोर्ट जो रिटायरमेंट के बाद रहता है ना बच्चों, डिप्लोमेट का पासपोर्ट, अरे भाई रिटायर हो गए तब किस बात के डिप्लोमेट? डिप्लोमेट का मतलब कोई IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस का केस है। अच्छा किसी बच्चे ने पूछा है सर केस खत्म होने पर पेन क्यों तोड़ा जाता है? अरे बच्चे ऐसा पेन नहीं तोड़ा जाता, कई बार डेथ पेनल्टी देने के बाद पेन तोड़ दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब उस पेन से दोबारा इसी बात न लिखने की आवश्यकता पड़े, इसलिए ऐसा होता है। आर्टिकल 21 में जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है क्या? अरे बिल्कुल बच्चों है, मैंने कल ही बता दिया था। चॉइस ऑफ सेक्सुअल चॉइस तो होता ही है, जीवन साथी चुनने का अधिकार बिल्कुल है, लेकिन घर और में चुनने का प्रयास मत करना, बड़ा हंगामा हो जाएगा। अभी पढ़ लिख लो। ऑप्शनल क्लास कब से चालू? सर वो किसी बच्चे ने पूछा है नियम विनिमय, बच्चों बता देंगे नियम में विनिमय में क्या अंतर है, पार्लियामेंट में आने दो, ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। सर आपातकाल में आर्टिकल 21 खत्म हो जाता है क्या? नहीं बच्चों, 20 और 21 आपातकाल में भी नहीं खत्म होता। आप याद रखना ये बात, हमारे यहाँ संविधान संशोधन 44 से बना दी गई है। तो अब तो आपातकाल में भी 20 और 21 खत्म नहीं होता है। अब किसी ने पूछा बच्चे सोने का अधिकार है क्या? सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। बाबा रामदेव को रामलीला मैदान में दौड़ा लिया गया था 12 बजे रात, उनको भागना पड़ा। ये सोने का अधिकार फंडामेंटल राइट है जो हमारे प्यारे बच्चों को बहुत लगता है, अच्छा लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बच्चों देखिए आर्टिकल 22 जीवन के अधिकार का विस्तार अब जरा करें। आर्टिकल 22 यही है फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है। अरे मेरे बच्चों फंडामेंटल राइट को नहीं हटाया सकता, मैं आधारभूत ढांचे में बता देंगे। कुछ फंडामेंटल राइट को हटाया जा सकता है, कुछ को बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। किसी गौरव ने कहा मैं आपसे मिलना चाह, गौरव कभी भी आ जाना यार, मिलने की बात कभी भी आ जाना, मिल लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं के बचाव में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या सजा मिलेगी? अरे बच्चों देखो कई बार होता है ना कि न्याय दंड देने में हमेशा मनसा देखी जाती है, केवल काम नहीं देखा जाता। मनसा आपकी किसी की हत्या का नहीं थी तो कई बार इसे कल्पेबल होमिसाइड का मामला लगता है कि गैर इरादतन हत्या का आरोप। लेकिन इतना ज्यादा लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, लॉ हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कहूँ इतना ज्यादा लॉ में घुसने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक पॉलिटी पे ध्यान रखो, हमारे पास अभी बहुत सारी काम चीजें हैं। अब हम आगे चलेंगे बच्चों। आर्टिकल 22 किसी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के केसेस में प्रोवाइड होता है। तो क्या प्रोवाइड होता है बच्चे, आपने पूरा सवाल नहीं लिखा है। अब जरा प्रोसीजर इज नॉट जस्ट व्हेन द लॉ बी डिक्लेयर वाइडर प्रोसीजर। देखो सर प्रोसीजर इज नॉट जस्ट व्हेन प्रोसीजर इज डिक्लेयर्ड एज वाइड नॉट लॉ। किसने कहा हम 19 साल के हो गए हैं हम शादी कर सकते हैं? अरे मेरे बच्चे अपने बापू से पूछ लेना, मुझसे मत पूछो शादी विवाह का मामला। अरे मुझसे पॉलिटी का सवाल पूछ लो, शादी विवाह का मामला अपने दोस्तों से अपने बापू से पूछो। अब जरा न्यायपालिका में तब बड़ा कौन हुआ? अच्छा संसद न्यायपालिका में कौन बड़ा हुआ? अभी हम आएंगे बच्चों, कौन बड़ा होता है इस बात की बिल्कुल हम जिक्र करेंगे, अभी चिंता मत करो। फिलहाल तो ये मान लो कि हमारे संविधान में संसद की अपनी भूमिका है, न्यायपालिका की अपनी भूमिका है, किसी की सर्वोच्चता की बात नहीं है। हमारे संविधान सर्वोच्च याद रखना, सबसे बड़ा संविधान है और संविधान से बड़ी हमारी जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। किसी बच्चे पैसों के दम पर जेल से छूट जाते हैं, अरे यार व्यवहारिक बातें देखते, अभी हम किताबी बातें एक बार समझ लें। व्यवहार बड़े लोचे हैं तो व्यवहार के चक्कर मत पड़ो, भी तो किताब उताब पढ़ लो। अब जरा मैं आऊँ आर्टिकल 22 में, अब मैं जरा देखूंगा कि जीवन के अधिकार का ही पार्ट है। आर्टिकल दिल्ली का पोल्यूशन 21 खिलाफ है। हाँ मेरे बच्चों 21 खिलाफ है, लेकिन क्या करें देख तो रहे हो, इसलिए किताबी बातों व्यवहारिक बातों में कई बार अंतर होता है। अब जरा देखो
अनुच्छेद 22। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे संविधान को आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 बस केवल फंडामेंटल राइट में हम थोड़ा आर्टिकल को ज़्यादा रिफर करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में, और वैसे भी बहुत मैं बताता आर्टिकल को ध्यान में मत रखो। फंडामेंटल राइट में कई बार हम आर्टिकल को प्राइमरी लाते हैं, अदरवाइज आर्टिकल का इंपॉर्टेंस कम है, समझने का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट में कई बार आर्टिकल का इंपॉर्टेंस आ जाता है। अब देखो, ये भी एक तरीके से एक्सटेंशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ये जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का ही विस्तार है एक तरीके का। जैसे आर्टिकल 21 का जो पहला पार्ट है, अब देखो यही तो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पहला पार्ट क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी मनमानी हमें हिरासत से मुक्ति होनी चाहिए। यही तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है। और इसीलिए आर्टिकल 22 में कहा गया है कि आप याद रखना, क्योंकि जीवन का अधिकार का मतलब मनमानी अरेस्ट से मुक्ति, इसलिए यहाँ पे क्या है, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। यानी स्वेच्छाचारी 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 हिरासत के विरुद्ध अधिकार। अब स्वेच्छाचारी हिरासत के विरुद्ध अधिकार कैसे होगा बच्चों, इसको आज के लिए इतना ही, बाकी हम बताएंगे आपको कल। तो 22 कल शुरू करेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।